हेलो बच्चों। देखो बेटा, हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट की रिवीजन कर रहे थे। तो आज हम रिवीजन करेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग अपना बेकिंग सोडा और फिर वॉशिंग सोडा और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम समझेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला याद है बेकिंग सोडा का बेटा? सो देखो, ये हमारा मेन टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा है। ठीक है जी, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। NaHCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब देखिए, इसके जो यूजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? फॉर बेकिंग पाउडर which is mixture of baking soda and mild edible acid। तो देखो, मैंने बोला NaHCO3 जो है, जो आपका बेकिंग सोडा है, ये इतना जो ये फॉर्मूला है ना, ये दिस फॉर्मूला इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब हम बात कर रहे हैं बेकिंग पाउडर की। अब जो हमारा बेकिंग पाउडर है ये क्या होता है? देखो, सो बेकिंग पाउडर जो है इज अ, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड। तो अगर आप बेकिंग सोडा डायरेक्ट अपने खाने में डालते हो तो उसका टेस्ट जो है ना, थोड़ा सा बेसिक सा हो जाता है, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसमें थोड़ा एसिड मिलाया जाता है कि टेस्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो वो बेकिंग पाउडर यूज होता है प्रॉपरली, सच एज टार्टेरिक एसिड। एग्जांपल दिए, वो एसिड में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो अब देखो क्या होता है जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो ये है आपका बेकिंग सोडा और साथ में H+ का मतलब बेकिंग पाउडर। तो दोनों के मिक्सचर को हमने बोल दिया बेकिंग पाउडर, ये वाला NaHCO3 और H+ एसिड और बेकिंग सोडा मिला के बेकिंग पाउडर बन गया। तो जब हम इसको खाने में मिला के इसको हीट करते हैं तो ये टूट के CO2 वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है। ठीक है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये इसके कारण जो आपका केक है या जो भी आप खाना बना रहे हो उसका साइज बढ़ जाता है, फूल जाता है या वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम बेकिंग सोडा ना डालें, जो भी हमने पकोड़े या पूड़ियाँ बनानी हैं तो वो प्रॉपर फूलेंगी नहीं, और बेकिंग पाउडर डालने से वो फूल जाती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि जब आप बेकिंग पाउडर यूज करते हो तो जो आपका ब्रेड है, केक है, वो फुल क्यों जाता है, फ्लफी या और स्पॉन्जी क्यों हो जाता है? तो आंसर में लिखेंगे आप ये रिएक्शन, फिर आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, राइज मतलब फुल जाना, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हेन वी यूज बेकिंग सोडा इन टू मेक ब्रेड और केक, ठीक है, टू मेक ब्रेड एंड केक, why it get why its size increases and why it becomes soft and spongy। तो आंसर में क्या आएगा ये लिखेंगे आप रिएक्शन। उसके बाद लिखेंगे कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ड्यूरिंग द रिएक्शन causes bread और केक टू rise, rise मतलब फूल जाना, rise making them soft and spongy। तो यहाँ पे स्पॉन्जी। क्वेश्चन, यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हेन वी यूज बेकिंग सोडा to food items they become soft and spongy and their size increases, why? तो आप आंसर में ये रिएक्शन लिखेंगे। उसके बाद ये दो लाइनें लिख देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा? तो NaHCO3। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फॉर्म व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड, और एसिड यू कैन राइट माइल्ड एसिड। अब देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अब ये एंटासिड क्या होते हैं? आपने इनो वगैरह नाम सुना है? इनो, इनो क्या होता है? एसिडिटी। मतलब जब एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी को कम यस। करने के लिए इनो जेलोसिल देते हो ना, तो वो सारे एंटा एसिड हैं। तो एंटा एसिड होते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड, being alkaline मतलब basic, neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief from acidity। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नेम अ केमिकल
विच इज द पार्ट ऑफ एंटासिड। सो क्या नाम लिखेंगे आप 1 मार्क में? नेम अ केमिकल विच इज अ पार्ट ऑफ एंटासिड, व्हाट यू विल राइट? Sodium hydrogen हाँ, carbonate. बेकिंग सोडा। यू विल राइट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो जो ये CO2 गैस बनती है ये फायर को बुझा भी सकती है, इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो लास्ट यूज देखो, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना उनमें ये केमिकल होते हैं, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये केमिकल रिएक्ट करके CO2 बनाते हैं और कैन एक्सटिंग्विश फायर। तो अब यहाँ से हमारे पास भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, तो NaHCO3। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड, एग्जांपल टार्टेरिक एसिड, खाने वाला एसिड होता है। ओके। फिर केक में जब हम बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं तो केक का साइज क्यों बड़ा हो जाता है और वो सॉफ्ट स्पंजी क्यों हो जाता है? तो आप बताओ कि जब हम बेकिंग पाउडर डालते हैं केक में तो CO2 बनती है। CO2 बनने के कारण उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 बाहर निकलेगी तो उसका साइज बड़ा कर देगी, अपने साथ उसको फुला देती है, जिस कारण वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाएगा। एंटा एसिड क्या होते हैं? एंटा एसिड होते हैं वो दवाइयाँ जो एसिडिटी को कम करती हैं। तो एंटा एसिड के कंपोनेंट का नाम बताओ, तो आप लिखिए बेकिंग सोडा NaHCO3। कौन सा केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? तो ये आपका यूज हो गया, यही आपका बेकिंग सोडा। तो यू कैन राइट लाइक दिस। तो हमारा जैसे रिवीजन चल रहा है तो बेटा मैं आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लर्निंग करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आ जाओ आगे। अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा। अब जो वॉशिंग सोडा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा है ना, तो मुझे फॉर्मूला बताइए, याद है आपको? फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। दिस इज So, द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। अब जो ये 10 वाटर है इसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? ये जो 10 वाटर यहाँ पे दिखाया है 10 वाटर, क्या कहते हैं इसको? water of crystallization. हाँ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बताइए, अगर मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सो एनीवन बताइए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो हम वाटर का दिखाते हैं पार्ट जितना भी, तो उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डेफिनेशन है, इट इज the fixed number of it is a fixed number of water molecules. It is the fixed number of water molecules in a formula यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब जब भी आप कोई सॉल्ट लिखते हैं और सॉल्ट लिखते हुए जो भी आप वाटर दिखाते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप बोलिए कि जो भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे अपना जिप्सम का फार्मूला, POP का फार्मूला, वॉशिंग सोडा का फार्मूला, कॉपर सल्फेट का फार्मूला, तो जो हम उसमें वाटर दिखाते हैं ना, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, it is a fixed number of water molecules. It is the fixed number of water molecules present in the formula unit of salt. Present in the formula unit of salt, इसे हम क्या कहते हैं? अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अब अगला देखिए, हमारा मेन था पर्पस जो हम कर रहे हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का पहला यूज, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास। याद रखना, ग्लास बनाने में, सोप में एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। नंबर 2, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो बोरेक्स सोडियम कंपाउंड है, कीप इन माइंड। फिर सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस, कपड़े वगैरह धोने के लिए, है ना, डोमेस्टिक पर्पस। और सबसे बड़ा यूज, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अच्छा देखो, हार्ड वाटर होता क्या है? पहली बात तो ये, तो हार्ड वाटर वो होता है जिसमें ना सोप काम नहीं करता। वो वाटर जिसमें सोप क्लीनिंग ना दे तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये हार्ड वाटर की वो हार्डनेस हटाता है। तो ये ना लास्ट वाला यूज पेपर में बहुत बार आता है कि नेम अ केमिकल कंपाउंड विच इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ द वाटर। जैसे हार्ड वाटर क्या होता है, एक मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल सा बताता हूँ हार्ड वाटर क्या होता है। देखो,
जरा अपने ब्रेन में याद रखना, हार्ड वाटर का मतलब आइस नहीं होता। हार्ड वाटर वो वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस हों, तो वो वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। और इस वाटर में सोप डू नॉट शो, सोप्स डोंट शो क्लीनिंग, जो सोप होते हैं वो काम नहीं कर पाते, सोप्स डोंट शो क्लीनिंग इन दिस वाटर। तो इसकी हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इस कंडीशन में भी काम करता है, तो रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नेम द सॉल्ट या केमिकल कंपाउंड विच इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉशिंग सोडा, और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। और हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर होता है वो वाटर जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस हों। सो क्या होता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन कैल्शियम और and मैग्नीशियम magnesium. आयंस। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म आपको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब मुझे बताइए इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है। बेटा ये सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बताइए कितनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कितनी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देख के बताइए। हाफ, हाफ वाटर ऑफ Half. क्रिस्टलाइजेशन, हाफ, यस। सो जिप्सम का ये फॉर्मूला है 2s ऑन हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव पीओपी, दिस इज पीओपी। एंड 1.5, 3/2 इज 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपकी पीओपी कैसे प्रिपेयर होती है, तो जो आप जिप्सम को हीट करके एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वो आप रिएक्शन लिख देंगे CaSO4 half water molecules means 2 formula unit of copper sulfate share by 1 water molecule। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what do you mean by half water molecule in POP। अब आप इसको समझिए जरा ध्यान से। देखो जैसे मैंने अब यहाँ पे हाफ लिखा, जरा देखना ध्यान से, जैसे CaSO4 और CaSO4 एंड वाटर लिख दिया, और मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये पीओपी को लिखने का तरीका है। तो अब कई बार ना पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आप पीओपी का फॉर्मूला लिखते हो हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है, हाफ का मतलब क्या है। तो हाफ का बेसिकली ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक टीचर 2 क्लास देख रहा है, तो उसकी एक क्लास में कितनी रेशियो आई, हाफ रेशियो आई ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टीचर हाफ हो गया। तो ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब इसका आप 1 की रेशियो निकालो, बताओ ये सिर्फ 1 के लिए बताओ, तो हाफ लिखते हैं, बस वो लिखने का तरीका है। हाफ का मतलब हाफ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हाफ का मतलब ये है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। सो अमन आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ It वाटर means मॉलिक्यूल। one molecule of water is shared by 2 molecules of calcium, सल्फेट, calcium कैल्शियम सल्फेट, SO4 इज सल्फेट, sulfate. कैल्शियम सल्फेट। ओके फाइन। अब इसके बाद आ जाओ पीओपी के यूजेस। तो पीओपी का यूजेस क्या है, जैसे मान लो किसी की बोन क्रैक हो गई, तो जो डॉक्टर है उसको प्लास्टर कर देता है सपोर्ट के लिए, है ना, एक यूज है। हम अपने घरों में पीओपी करवाते हैं डेकोरेशन के लिए, पीओपी की और भी कई चीजें बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, सो इसके बहुत सारे यूज हैं, टॉयज बनते हैं फ्रैक्चर के लिए। तो 3-4 हमने यूजेस आपको बता दिए, डेकोरेशन के लिए मेनली जो यूज होता है। सो पीओपी के यूजेस आ सकते हैं, और आपको ये पीओपी कैसे बनता है ये बता दिया यहाँ पे, और आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। और यहाँ पे तो मेन क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द हाफ, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन पीओपी। तो इसका सिंपल आंसर है, हाफ doesn't means half, it means 1 water molecule is shared by
2 molecules of calcium sulfate. So it's easy. So just keep in mind and do practice. Okay, आगे चलते हैं. अब आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. अब इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं. So see, it's very first question. क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2. तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग हाँ, और क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो पेपर में ना इसके दो चीजें आ सकती कैल्शियम हैं. हाँ, ऑक्सीक्लोराइड। यस, कैल्शियम. ओके, इसके दो नाम बताओ, कॉमन नेम बताओ और केमिकल नेम बताओ. तो कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर एंड केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने अभी भी बता दिया, याद हो गया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए. नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर. बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को किससे रिएक्ट करते हैं. तो देखो, अगर आपको याद हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं. कैल्शियम अगर हम ऑक्साइड. इसे क्लोरीन से रिएक्शन कर दें तो क्या बनता है? CaOCl2. ठीक है, साथ में क्या निकल जाता है? वाटर. तो किसके साथ ट्रीट करते हैं? क्या आंसर आएगा? नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन. क्लोरीन को किससे रिएक्ट किया? लाइम वाटर, या फिर क्या बोलोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. क्या आंसर है? अब तो भी याद आ गया. क्या था आंसर? अभी अभी पढ़ा हमने. क्या था? वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. What will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation for the reaction involved. तो देखो क्या था कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करो तो क्या होगा? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं. देखो ये रहा आपका बेकिंग सोडा का यूज में, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको हीट करो तो CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट निकलेगा, सोडियम. तो आप ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर हो गया एक तरह से, इसको हमने हीट किया. तो अगर आप ये ना भी दिखाओ, ये H+ ना भी दिखाओ, तो आप यहाँ पे Na2CO3 लिख देना. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 वाटर और इस तरह से. तो अगर मैं ये रिएक्शन दिखाऊं यहाँ पे खुद लिख के, तो ये कुछ रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो. कहता है व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. तो देखो जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखेंगे? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमने इसको हीट किया. तो जो ये ट्राइंगल है ना, हीट का निशान है, तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस वाटर. उसको बैलेंस कर लेना. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा बस. अब ये हो गया बैलेंस. अब आपका देख लेना, ये बैलेंस हो जाएगा. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा? हीट किया तो ये टूट गया, डीकॉम्पोजिशन हो गई. डीकॉम्पोजिशन होके ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जैसा कुछ बना, साथ में CO2 एंड वाटर बनी. CO2 एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल और फायर. ठीक है जी. तो थोड़ा सा बेटा याद करने वाला काम है जिससे आप प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे. ओके, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. तो ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O. अब आप इसकी वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 1.5 वाटर रिएक्ट करेंगे और ये जुड़ के CaSO4 डॉट 2H2O बनाएगा, जिसे हम जिप्सम कहेंगे. ये आपका POP था और ये आपका बन जाएगा जिप्सम. तो देखो बेटा, लर्निंग है जिसे हम रट्टा कहते हैं, तो समझ में आ जाएगा. उसके बाद आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो देखो लास्ट क्वेश्चन दोबारा. Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. तो POP ये रहा, वाटर ये रहा. तो इसकी बैलेंसिंग के हिसाब से हमने इसको बैलेंस कर दिया. तो बैलेंस कर दिया तो इस तरह से रिएक्ट करेगा और हमें जिप्सम मिल जाएगा. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा. आगे चलते हैं. लो जी, अब देखो हमारा एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है. अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे आपकी पूरी नॉलेज लग जाएगी. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B.
In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? मतलब more vigorously कौन रिएक्ट करेगा? कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है ए, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब है ए और एक टेस्ट ट्यूब है बी, ठीक है जी, ऐसे लेबल कर लेते हैं। तो इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए। इसके अंदर हमने ना एक मैग्नीशियम की वायर डाल दी, रिबन मतलब वायर, हमने एक मैग्नीशियम की वायर डाल दी। ये भी मैग्नीशियम वायर है, ये भी मैग्नीशियम वायर है, और इसको हमने एसिड में डाल दिया, साथ में हमने इसमें एसिड डाल दिया। इसको एसिड है टेस्ट ट्यूब में, एसिड में डाल दिया। ओके, क्या कह रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये जो एसिड है ना HCl है, ठीक है जी। और टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी का जो एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH। अब जो ये HCl होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अगर आपको याद हो, और ये होता है वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन था विच while acetic acid is added to test tube B, in which the test tube fizzing will occur more vigorously and why? तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और जो वीक एसिड होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि मेटल और एसिड है ना, ये भी तो मेटल और एसिड है। देखो, हमें पता है कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड से कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब ये गैस बनने से ना फिजिंग साउंड आती है, बबल्स बनते हैं, फिज फिज की आवाज आती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो तो आवाज आती है ना, वैसी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन है किसमें जल्दी आएगी? विग्रसली मतलब जल्दी, तो उसमें आएगी जो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो जल्दी कौन रिएक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग वाला। तो आंसर मिल गया। तो अमन, क्या आंसर लिखोगे बेटे? क्या आंसर लिखोगे? यहां से देख के बताओ डायग्राम। बोलो, बोलो बेटे। अमन, प्रभजोत, कोई भी बोलो। बोलो अमन। हम ये लिखेंगे, इन टेस्ट ट्यूब ए the fizzing sound will come more vigorously because it is a strong acid and react vigorously to form hydrogen gas। मतलब अगर मैं इसको पंजाबी में समझाऊं तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें हमें गैस बनने की आवाज बहुत जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो मैग्नीशियम से बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी बनाएगा, जबकि वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड। चलो अमनजोत, अब आप बताओ क्या बताया मैंने, जल्दी बोलो। Sir, HCl is a strong acid and CH3COOH is a weak acid. हम्म Strong acid will react fast with the magnesium. So एंड test tube A. यस, इसलिए हमें फिजिंग साउंड सबसे पहले आएगी इसमें। तो ओके, तो अभी आई गेस आपको समझा दिया मैंने। तो आप लोगों ने ना ये एसिड भी याद करने हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, बुक की रीडिंग भी लगाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जी। ये क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्या दिया हुआ है? फ्रेश मिल्क, ध्यान से समझना। कह रहा है कि फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ विल यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? तो देखो जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई एक ग्लास में आपके पास मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, इसका pH है कितना? pH है जी अपना 6। कह रहा है जी इसको हमने दही में चेंज कर दिया, हमने फ्रेश मिल्क को खट्टा डाला, खट्टा डाला मतलब इसमें थोड़ी सी दही डाली, और कुछ टाइम बाद ये चेंज हो गया कर्ड में, दही में। अब आपको पता है जो दही है वो एसिडिक होती है, जो दही है ना कर्ड, वो क्या होती है? एसिडिक होती है। अब आप मुझे बताओ पीएच क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? देखो, जब बेस होता है तो पीएच बढ़ता है, बेस मतलब पीएच बढ़ना, एसिड मतलब पीएच क्या हुआ? बताओ, एसिड मतलब कम पीएच होना। कम होना। होगा। बस क्या हो डिक्रीज। जाएगा? तो कह रहा है फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? तो हम बोलेंगे कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, सो pH विल डिक्रीज। बस इतना सा बोलेंगे, जो pH होगा वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि एसिडिक होता है। बस सो लिखेंगे, व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कर्ड बिकम एसिडिक, कर्ड इज एसिडिक, सो pH विल डिक्रीज, क्योंकि एसिडिक मतलब pH कम होना, बेसिक मतलब pH बढ़ जाना, सो pH विल डिक्रीज। बस, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। सो गॉट इट बेटा, कैसे आंसर लिखना था? चलो, तो ये आपको यस समझ में आ गया होगा, वीडियो भेजूंगा, सुन लेना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा।
तो ये जो सब क्वेश्चन है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आप इन क्वेश्चंस को समझिए जरा ध्यान से। लो जी, अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला, अ मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मतलब एक यहाँ पे मिल्कमैन, दूध वाला, मान लीजिए ये दूध है, इस कंटेनर में मिल्क है, ठीक है। तो मिल्कमैन क्या करता है, अपने कंटेनर में ना वो बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, बेकिंग सोडा। अब जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये बेस होता है, क्या होता है, बेस। और मिल्क का पीएच होता है 6। मिल्क का पीएच क्या होता है, 6, जो कि एसिडिक रेंज में है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू एल्कलाइन। जब वो बेकिंग सोडा डालेगा तो जो आपका मिल्क का पीएच है ना वो बढ़ जाएगा। पीएच आपका मतलब मोर देन 6 हो जाएगा, मोर देन 6। तो मोर देन 6 का मतलब बेसिक हो गया। अब बेसिक होने से क्या होगा, दूध खराब नहीं होता जल्दी। क्या होगा, जैसे मिल्कमैन ने मानो सुबह 4 बजे दूध निकाला, तो 4 बजे थोड़ी हमारे घर में आ जाता है, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक घर पे आता है दूध देने। तो अगर वो मिल्क में कुछ ऐसा नहीं डालेगा तो उसका मिल्क खराब हो जाएगा। तो मिल्क खराब हो गया तो बेचारे की इनकम मर गई ना। तो वो मिल्क खराब ना हो, उसमें बेकिंग सोडा डाल देता है थोड़े अमाउंट में। तो कई बार आपने देखा होगा, जब आप दूध पीते हो ना, तो आप कहते हो यार अंकल ने कुछ मिलाया है दूध विच में, टेस्ट नहीं आ रहा है, यानी उस दिन उसने बेकिंग सोडा गलती से ज्यादा डाल दिया। तो कम डालेगा तो पता नहीं चलता टेस्ट में, ज्यादा डाल दिया तो फिर टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन, व्हाई डज ही शिफ्ट पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा टू अवॉइड द सोरिंग ऑफ मिल्क। पहले पार्ट का क्या आंसर आएगा, टू अवॉइड द सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध खराब होने से बचाना। सोरिंग मतलब खराब होना, टू अवॉइड द सोरिंग ऑफ मिल्क of मतलब खराब हो जाना। milk. यस, खराब होने से बचाना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क बाय एडिंग बेकिंग सोडा। क्योंकि क्या होगा, अगर वो नहीं डालेगा तो वो दूध निकालते निकालते तो घर आता नहीं ना देने, 2 घंटे 3 घंटे डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो ऐड करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया टू अवॉइड द सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध खराब ना हो जाए। इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं तो मीनिंग है कि दूध खराब ना हो जाए, इसके लिए वो ऐड करता है। अच्छा अगला, व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस तरह का मिल्क होता है उसकी दही नहीं बनती जल्दी, क्यों? क्योंकि दही बनने के लिए पीएच थोड़ा कम होना चाहिए। अब पीएच बढ़ गया है तो पीएच कम होने में टाइम लगता है। So this milk take time to set as a curd because decrease in pH take time, decrease in pH time get delayed, मतलब जल्दी से pH डिक्रीज ही नहीं होता, इसलिए इस तरह की दही का, दूध की दही बनना मुश्किल होता है। देखो, दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है बच्चों, बताओ क्या नाम है, बोलो बेटा, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? So, लैक्टोबैसिलस। अब क्या होता है कि जब आप पीएच बढ़ा देते हो तो ये बैक्टीरिया बनना ही बंद हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया बनेगा तभी जाके लैक्टिक दूध में दही बनेगी ना। तो ये बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ही कम हो जाता है, तो धीरे 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 जाता है फिर होता है। तो क्या आंसर आएगा, व्हाई डज दिस मिल्क टेक टाइम टू सेट एज अ कर्ड, बिकॉज द डिक्रीज इन पीएच टाइम गेट डिलेड ड्यू टू द इंक्रीज इन पीएच, है ना। क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से उसका पीएच डिक्रीज होने का टाइम डिले हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की दही, दूध की दही लेट बनती है। और दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस की फॉर्मेशन स्लो हो जाती है, बिकॉज इन सच मिल्क, ऐसा लिखेंगे, बिकॉज इन सच मिल्क formation of lactobacillus bacteria gets slow down, hence this milk take time to set as a curd। क्योंकि कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो लैक्टोबैसिलस है। तो पीएच बढ़ने से ये बैक्टीरिया का काम स्लो हो जाता है, तो धीरे 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 जाके बढ़ता है। तो शुरू में स्लो हो जाता है, इसलिए इस तरह की दही, इस तरह के दूध की दही जमने में टाइम लगता है। ओके अवनीत, मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कि अगर हम मिल्क में बेकिंग सोडा डाल दें तो इस मिल्क की दही नहीं जमती जल्दी, लॉन्ग टाइम लगता है, व्हाई? बताइए आंसर। बिकॉज because because the milk is alkaline and it takes a long time for
bacteria to make the milk acidic. हाँ, लैक्टोबैसिलस, यस, एसिडिक बनाने में टाइम लगता है। और इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ये वाला मिल्क बेसिक हो गया। बेसिक मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन होने के कारण जो उसमें बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसकी फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाती है। तो फॉर्मेशन स्लो डाउन होने से मिल्क की कर्ड भी स्लो हो जाती है, वो जल्दी नहीं जमती, इट टेक लॉन्ग टाइम। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ सोच के। ये रहा क्वेश्चन, मैंने बड़ा कर दिया। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, एक्सप्लेन व्हाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में होना चाहिए, क्यों? सो देखो, मान लो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपने इसको ना किसी कंटेनर में रखा, ऐसे ही रख दिया, तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? एयर एंड मॉइस्चर आ जाएगा। ये किसके कांटेक्ट में आएगा? एयर एंड मॉइस्चर। और अगर आपने इसको स्टोर नहीं किया सही से तो ये ना सॉलिड Yes. बन जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? वाइट सॉलिड। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। आपने देखा है जब लोग सीमेंट खरीदते हैं ना, तो सीमेंट को ना रूम के अंदर स्टोर करते हैं, बाहर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो सीमेंट आपका सॉलिड बन जाएगा। तो यही हाल पीओपी का है। पीओपी भी एक तरह की सीमेंट ही होती है, मान लो। तो पीओपी को अगर आपने किसी कंटेनर में नहीं रखा जहां पे मॉइस्चर ना जाए, तो क्या होगा? आपने पीओपी को ऐसे ही रख दिया, तो एयर एंड मॉइस्चर रिएक्ट करेंगे और इसको सॉलिड मास में चेंज कर देंगे, व्हाइट सॉलिड में चेंज हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, व्हाइट पत्थर। ठीक है। सो टू अवॉइड प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट सॉलिड मास। आप ऐसा लिखिए, बिकॉज if it will is not stored properly, it will react with air and moisture and will change into white solid mass which is useless for us, जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? चलो अवनीत बताओ क्या आंसर लिखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स बाय, बिकॉज Because when POP comes in contact with air and moisture, it will be converted into white solid mass called gypsum. व्हाइट सॉलिड मास विच इज, And हाँ, जो हमें किसी यूज का नहीं होगा, व्हाइट सॉलिड मास बन जाएगा। जिप्सम नहीं बोलो, जिप्सम तो एक कंट्रोल्ड वाटर है ना, यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये व्हाइट सॉलिड मास बन जाएगा जिसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। चलो अब एक ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज दिस आंसर यू मस्ट बी नोइंग। सो देखो जी क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, what is neutralization reaction? Give two example. I think you would be able to write, there is no problem. So neutralization reaction क्या होती है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल देनी है तो दे देना दो एग्जांपल्स आप। फिर गिव टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस बता दो, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, कपड़े धोने के काम आता है। बेकिंग सोडा आपके फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है और आपका एज अ एंटी एसिड यूज होता है। तो बहुत सारी आप चीजें लिख सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है ये, इसकी रिवीजन खत्म हो जाती है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अब आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब हम इसके एक बार रिएक्शन भी ट्राई कर लेते हैं। लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम सम स्टूडेंट, देखते हैं किसको रिएक्शन याद है। चलो जी बताओ जरा रिएक्शन। कह रहा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें पता है व्हेन एसिड, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं। बी का आंसर हम लिखेंगे नहीं, ए का ही लिखेंगे, बी का तो आप रट लेना। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस अगर रिएक्ट करें तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। इस कंसेप्ट को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कहता है दो एग्जांपल दो, तो पहली एग्जांपल HCl एंड NaOH। दूसरी एग्जांपल ले लो H2SO4 एंड NaOH, है ना, दो अलग अलग एग्जांपल ले लो। अब देखो NaCl निकला यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में बन जाएगा वाटर। तो आप कोई भी दो लिख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे ऐसे रफ लिख के आपको बता दिया, इसको बैलेंस कर दिया। तो बैलेंसिंग सीख लेना और बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। और ऊपर वाला तो आई गेस बैलेंस है ही। सो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसकी दो एग्जांपल दो, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लिए। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो जाता है पूरा।
अब हम नेक्स्ट क्लास में मे बी वी वुड बी स्टार्टिंग विद मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करना, और रिएक्शंस ना बेटा रटनी पड़ती हैं। रटना मतलब समझ के रटना, जैसे एसिड बेस, जैसे ये एसिड है ये बेस है, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो ऐसा रहता है। मतलब आपने सोचना है, जैसे आपको कोई रिएक्शन करवाई तो अभी तक 9th में जो जो आपने चीजें सीखी हैं वही यूज हो रही है रिएक्शंस में। तो मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि हमें रिएक्शन याद नहीं हो रही। याद कैसे होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करते? रटना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा रटना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। और 9th का जो आयंस वाला हमने पढ़ा है, देखो कंसेप्ट, अगर मैं आपको याद दिलाऊं 9th का कंसेप्ट, जैसे आपको याद करवाया था अभी, सोडियम का होता है Na+, सल्फेट होता है SO4-2, तो इसको क्रॉस करें, तो क्रॉस करें तो क्या बनेगा, Na2SO4। तो यहाँ पे आपका 9th का ही तो कंसेप्ट लग रहा है। तो आपका बस यही है कि आप लोग रटते नहीं, ये 9th में बहुत रटवाया था, अभी रट लो, याद कर लो। तो जो प्रैक्टिस करेगा बेटा उसी के नंबर आएंगे, ठीक है? तो खूब प्रैक्टिस कीजिए और बहानेबाजी ना लगाइए, क्योंकि बहानेबाजी नहीं कि मुझसे याद नहीं होता, ये बहानेबाजी है। याद तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अब आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।